नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। चैप्टर 5 है वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें कल एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने। उसके बाद आपके एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, और हमने हर्श और चीज़ का भी एक्सपेरिमेंट कल देख लिया था। ठीक है, आज एक बार मैं फिर से आपको हर्श और चीज़ का एक्सपेरिमेंट रिवाइज कराऊंगी कि हर्श और चीज़ ने, क्योंकि इनका लास्ट एक्सपेरिमेंट था डीएनए को प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही अल्टीमेटली क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से देखेंगे कि अल्फ्रेड हर्श और मार्था चीज़ ने क्या कहा था और क्या किया था बेसिकली डीएनए को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था। तो क्या देखा था हमने कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था, बैक्टीरियोफेज लिया था। क्या लिया था? बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या होता है, जीवाणु भोजी हम बोलते हैं इसको। ये जीवाणु भोजी क्या होता है बेसिकली, ये आपका क्या करता है कि ऐसा विषाणु, ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये विषाणु होता है जो किसको संक्रमित करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है। और जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को हम क्या कहते हैं, जीवाणु को संक्रमित करता है। और इस प्रकार के विषाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीवाणु भोजी कहते हैं इसको। अब इन्होंने क्या किया, ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ये बेसिकली क्या है, ये एक वायरस है जिसने बैक्टीरिया को संक्रमित किया हुआ है, इन्फेक्ट किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली इस तरह के दो बैक्टीरियोफेज लिए और एक को सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 के मीडियम में कल्चर कराया, मतलब उसको ग्रो कराया। और दूसरा जो बैक्टीरियोफेज था उसको इन्होंने फॉस्फोरस 32 वाला, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फॉस्फोरस का, उसको फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया, कल्चर कराया। तो क्या देख रहे हैं ये, अब ग्रो कराने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया इसको, ये है आपका ई कोलाई का सेल। किसका सेल है, ई कोलाई का, एस्केरिकिया कोलाई बोला जाता है, या बहुत सारे लोग इसको एस्चेरेशिया कोलाई प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करा रहे हैं, इस बैक्टीरिया को, इस जीवाणु को बैक्टीरियोफेज से संक्रमित करा रहे हैं। इस जीवाणु को क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज से संक्रमित करा रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो संक्रमित करने वाला बैक्टीरियोफेज है, इसको लेबल किया गया है, यानी कि इसको किस कल्चर में ग्रो कराया गया है, इसको आपके रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया गया है। और इधर वाला जो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है, इसको ग्रो कराया गया है फॉस्फोरस 32 वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मीडियम में ग्रो कराया गया है। ठीक है, जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है, आपके ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्फेक्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा। ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये जो ई कोलाई होता है, जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई में जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और बहुत सारे ई कोलाई बनाना शुरू कर देगा। बहुत सारे ई कोलाई बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और इधर से कई सारे ई कोलाई सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये वाले क्या हो जाएंगे, ये वाले आपके सेल्स क्या होंगे, रप्चर होंगे, और इनसे भी क्या होगा, फिर से बहुत सारे ई कोलाई के सेल्स क्या हो जाएंगे, बनने लगेंगे। ये जो ट्रांसफ़र होता है, इस तरह के जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफ़र का जो मेथड होता है, इसको आपको कहा जाता है ट्रांसडक्शन मेथड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन मेथड कहा जाता है, पारगमन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारगमन मेथड। होता क्या है, जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, संक्रमित किया, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ई कोलाई के सेल में चला गया, तो ये क्या करता है, ये बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देता है और इसका सेल जो होता है वो फट जाता है और जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल जाता है। फिर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करके बहुत सारे सेल्स बना लेता है। फिर इनसे भी क्या होता है, ये भी अपना क्या करते हैं, ग्रो करके
बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र का मेथड हुआ, इसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन मेथड कहा जाता है, पारगमन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है या ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये अभी हमने देख लिया कि इसको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या हुआ, इन्होंने 3 स्टेप्स में अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था कि कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, 3 स्टेप में सबसे पहले क्या करा रहे हैं, संक्रमण करा रहे हैं। बैक्टीरियोफेज ने क्या किया है, बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को आपको क्या किया है, ई कोलाई को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। संक्रमित करने के बाद क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अनावरण लिखा हुआ है यहाँ पे, NCERT से लिया गया है ये, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर आ जाएगा और जो ये ऊपर का कोट है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, अंदर चला गया है, और जेनेटिक मटेरियल क्या है, अंदर चला गया और ऊपर का कोट क्या हुआ है, बाहर निकल गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या आ गया है, जेनेटिक मटेरियल आ गया। बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या आ गया है, जेनेटिक मटेरियल आ गया है। अब ये करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण जो होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया जाता है तो क्या होता है कि जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो कोई बर्तन है तो वो तली पर बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं अपकेंद्रण कराने पर। तो वही काम इन्होंने भी किया। जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो इनको 2 चीज़ें मिली। 2 चीज़ें क्या मिली, जो हैवी पार्टिकल था वो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ बैठ गया। ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ चला गया। लाइटर पार्टिकल कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। हैवी पार्टिकल जो नीचे की तरफ पार्टिकल बैठा हुआ था, इसको पैलेट बोलते हैं। क्या कहते हैं, पैलेट बोलते हैं। और आपके ऊपर वाले पार्टिकल को सुपरनेटेंट बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से ये डिटेक्ट करना शुरू करेंगे कि इस वाले पार्टिकल में क्या है और ये वाले पार्टिकल में क्या प्रेजेंट है। यही प्रूव करेगा कि जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है, ये आपका डीएनए है कि प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर आरएनए का कोई रोल नहीं है क्योंकि आरएनए की कोई फाइट नहीं है। हम क्या फाइट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है कि प्रोटीन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो आउटर कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी हुई है, और आपका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है डीएनए। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, एक को क्या लेबल करा था, एक को किस मीडियम में ग्रो कराया था, तो सल्फर के मीडियम में ग्रो कराया। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ पर जो बैठा हुआ पार्टिकल है, नीचे की तरफ जो तली में बैठा हुआ पार्टिकल है, ये बेसिकली ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका प्रोटीन। यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रोटीन है। तो जो ये ई कोलाई का सेल है, इसमें आपका रेडियो एक्टिव सल्फर एब्सेंट है। ये रेडियो एक्टिव सल्फर आपका क्या है, इस नीचे वाले सेल में एब्सेंट है, यानी ई कोलाई के सेल में एब्सेंट है, इस वाले में देखा गया। ठीक है, और इस ऊपर वाले सेल में जो सुपरनेटेंट वाला था, इसमें क्या है आपका रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, जिसको इन्होंने क्या किया था, फॉस्फोरस वाले कल्चर मीडियम में ग्रो कराया था, उसमें क्या देख रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन करा के मिली। तो जो हैवी पार्टिकल था जो यहाँ पे बैठा हुआ था, ये आपका क्या था, ये है ई कोलाई का सेल। तो इसमें जब इन्होंने डिटेक्ट कराया तो इसने क्या किया था, इसने फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया था। क्यों फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या है, डीएनए है। और बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए हमारा होता है, डीएनए में एक कंपोनेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई ई कोलाई क्या करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि यहाँ पर इस वाले सेल में आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जबकि ऊपर वाले सेल में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल करके आता है
कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी ई कोलाई में जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है, वो डीएनए है। वो क्या है, डीएनए है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, जबकि सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है। सल्फर किस में होता है बच्चों, प्रोटीन में होता है। तो ये है कंप्लीटली किसका एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में आपका ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे साथ आप दोहराइए। हम अभी तक क्या कर चुके हैं बच्चों, हम अभी तक बेसिकली वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। अकेले नहीं दिया था, बहुत सारे आपके साइंटिस्ट थे, विल्किंस साहब थे, आपके फ्रैंकलिन साहब थे, इनकी मदद से, और शारगाफ साहब ने भी जो आपका प्रिंसिपल्स दिया था डीएनए के बारे में जो बताया था। तो इन सभी की प्रिंसिपल्स को लेकर के, बेसिकली कंक्लूजन को लेकर के वाटसन और क्रिक एक नतीजे पर पहुंचते हैं स्टडी के दौरान कि जो डीएनए है वो क्या है, आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है और कुछ सर्टेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं किसकी, डीएनए की। ठीक है, तो शारगाफ साहब ने क्या बताया था, रिवाइज करो मेरे साथ। शारगाफ ने बताया था कि डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी प्यूरीन बेस क्या होता है, पिरामिडीन बेस के बराबर होता है। और एडिनिन जो है वो आपका किसके साथ रहता है, थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और साइटोसिन जो होता है वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या होता है, गुआनिन से अटैच रहता है। और प्यूरीन जो होता है आपका, ये बराबर होता है किसके, पिरामिडीन के बराबर होता है। प्यूरीन का क्या होता है, पिरामिडीन के बराबर होता है। यही हमने डिस्कस किया था, राइट। और ये नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, यही हमने देखा था। तो वाटसन और क्रिक जो है बेसिकली आपके एक नतीजे पर पहुंचते हैं इन्हीं सब की स्टडी की कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तो ये कौन है, विल्किंस साहब हैं और क्या है, रोज़लिंड फ्रैंकलिन हैं, जो 1951-1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से क्या करते हैं, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। क्या करते हैं ये, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। और शारगाफ की भी कुछ हाइपोथेसिस को उठा करके ये क्या करते हैं, नॉट हाइपोथेसिस, शारगाफ के भी जो पॉइंट्स थे उसको उठा करके लास्ट में 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देते हैं। क्या देते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रैंकलिन साहब ने क्या बताया था अपने एक्सरे डिफ्रैक्शन में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता लगा करके कि इसमें एक कुंडली के नाइट्रोजनी क्षारक इसकी कुंडली के क्षारकों के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से जो प्रेजेंट है, यहाँ पर जो तुम्हारे नाइट्रोजनी बेसेस प्रेजेंट हैं, इस तरह से एक और स्ट्रैंड जाता है, इस तरह से एक और स्ट्रैंड जाता है जो इनको कॉम्प्लीमेंट करता है, जो इनको क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है, पूरा करता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। अब आप सबको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि मैं कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ। ठीक है, आ जाइए। इसके साथ ही क्या कहा कि हमेशा ए के सामने टी, अब ये ए क्या है, तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है, इसके सामने क्या होगा, थायमीन होगा। एडिनिन कैसा बेस है, प्यूरीन बेस है। थायमीन कैसा बेस है, पिरामिडीन बेस है। और सी के सामने क्या रहेगा, जी रहेगा। सी क्या है, साइटोसिन है, और जी क्या है, गुआनिन है। साइटोसिन पिरामिडीन बेस है, गुआनिन क्या है, प्यूरीन बेस है। उन्होंने डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों की मोटाई, दो क्षारकों के बीच की दूरी कितनी बताई थी, 3.4 एंगस्ट्रॉम बताया था। हम देखेंगे कि जो यहाँ पर तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है या फिर 0.34 नैनोमीटर होता है।
द्विकुंडलिनी के घुमावों के बीच की दूरी जो होता है, ये जो ग्रूव आता है, सेम यही आपका क्या दिया था, आपके वॉटसन और क्रिक आते हैं। तो ये जो ग्रुप का ये जो यहाँ से डिस्टेंस आता है, ये तुम्हारा 34 एंगस्ट्राम होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, 34 एंगस्ट्राम। बेसिकली एक घुमाव का, यानी जो डीएनए एक बार घूमता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा कितना होता है, वो होता है 34 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्राम होता है। और ये इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम की होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम की होती है। और इस एक घुमाव में कितने नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। एक ग्रूव में कितने नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट आपके होते हैं। इन्हीं सब सूचनाओं को आधार बनाते हुए वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन किया था। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे कि वॉटसन की द्विकुंडलिनी संरचना क्या है। अच्छा, फ्रैंकलिन ने मेहनत की, आपके विल्किंस ने मेहनत की, आपके शारगाफ ने मेहनत की, और उसके बाद में 1953 में एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया वॉटसन और क्रिक ने, और 1910 में इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो नोबेल प्राइज कौन लेके गया, वॉटसन और क्रिक लेके गया। ठीक है, तो वॉटसन एवं क्रिक द्वारा आपका प्रस्तावित द्विकुंडलिनी संरचना, ये देखो, ये है आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आपका ये स्ट्रैंड गया हुआ है, अब जरा सा रिवाइज करो कि ये स्ट्रैंड किसका बना होता है, फॉस्फेट और शुगर का बना होता है। तो इसका बैकबोन कौन बनाता है, फॉस्फेट और शुगर बनाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 प्राइम से स्टार्ट होता है आपका, कहाँ तक जाता है, 3 प्राइम तक जाता है। आपको कहाँ तक जाता है बच्चों, 3 प्राइम तक, यहाँ पर 3 प्राइम है। फिर उसके बाद आपका कहाँ है, 3 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है, एंटी पैरेलल जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 प्राइम से। यहाँ पर क्या आएगा, 1 मिनट, ये है 3 प्राइम, ये है तुम्हारा, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो 3 प्राइम से आकर के कहाँ जाएगा, 5 प्राइम पर, 5 प्राइम से एंड होकर के कहाँ जाएगा, 3 प्राइम पर। ठीक है, पता कैसे चला कि 5 प्राइम कौन सा है, 3 प्राइम कौन सा है। 5 प्राइम पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3 प्राइम पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। अच्छा, इसके साथ में और क्या क्वालिटी है, तो डीएनए की ये जो चौड़ाई होती है, डीएनए की ये चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है। एक ग्रूव का जो आपका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्राम, सॉरी 34 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 34 एंगस्ट्राम होता है, या आप कह लो 3.4 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना। अच्छा, और क्या होता है, ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एक ये क्वालिटी हो गई। इस एक ग्रूव के बीच में कितने आपके नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसेस। टोटल कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हमारे, ये कौन से बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बहुत ज़रूरी है इन सारी के सारी स्पेसिफिक चीज़ों को याद रखना। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्या हमारे पास, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, बेसिकली वॉटसन और क्रिक साहब ने आपके बी डीएनए का एग्जाम्पल दिया था। एक्चुअली ये आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के आधार पर और किस तरह से ये किस तरफ मुड़ा हुआ है हमारा डीएनए, इसके बेसिस पर कई सारे टाइप्स होते हैं डीएनए के। ए डीएनए होता है, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो वॉटसन और क्रिक साहब ने बताया था, ये बताया था बी डीएनए के बारे में। किसके बारे में, बी डीएनए के बारे में। और मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो बी डीएनए ही प्रेजेंट होता है। क्या क्वालिटी है बी डीएनए की, जो ये घुमाव होता है, ये जो इस तरह से ये घूमता है, ये आपका क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है बच्चों, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है ना,
इस तरह से घूमती है, राइट हैंडेड घूमती है। तो ये हमारा जो बी डीएनए होता है ये कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड दक्षिणावर्त होता है, जिसको आप क्लॉकवाइज भी बोलते हो। घड़ी की सुई जिस तरह से दाहिनी दिशा में घूमती है वैसे ही हमारा जो डीएनए है वो भी राइट हैंडेडली घूमता है। कैसा घूमता है, इसका घुमाव जो है वो राइट हैंडेडली घुमाव है। ठीक है, ये किस टाइप का है, बी डीएनए का टाइप है। तो बी डीएनए के टाइप में अगर आपको बताना है कि क्या होता है, तो बी डीएनए राइट हैंडेडली इसका घुमाव होता है। इसके एक ग्रूव का डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक ग्रूव में कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 10 जोड़े, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जोड़े में है हमेशा है। तो 10 जोड़े नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एक दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एंटी पोलर होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, तो ये किधर से आएगा, ऐसे आएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यही है आपका एंटी पैरेलल। ओके, चलो अब रीड कर रही हूँ, सुनिए। डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, कुंडलित रहती है, घुमाव रहता है। इस प्रकार के डीएनए जो होते हैं वो डबल हेलिकल होते हैं। 2 श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित या प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि एंटी पैरेलल क्या होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में तथा दूसरी में 3 प्राइम टू 5 प्राइम में दिशा में होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल आउटर बैकबोन का निर्माण करती है, जबकि क्षारक क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी तो मैम मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ अपना। टाइम 7 बज जाएगा आते आते। हाँ, कितने बजे आना है बताइए आप। ठीक है आ जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा अगर 7:30 हो जाएगा तो चलेगा, पर कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी वैसे। हाँ हाँ ठीक है, आप आइएगा तो मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक। नहीं नहीं, अरे मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे पता है ना उसका एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या डिस्कस किया कि क्या होते हैं बैकबोन में, इसमें क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर होता है, और जो अंदर की तरफ राइट एंगल घुमाव रहता है इस तरह से, वो क्या होता है आपके अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, और क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसमें, एक श्रृंखला का प्यूरिन क्षारक सदैव श्रृंखला के पाइरिमिडीन क्षारक से क्या होता है, जुड़ा रहता है। हमने अभी डिस्कस किया कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन बेस है, ये किसके साथ जुड़ा रहता है, थाइमिन होता है, थाइमिन के साथ में, जो कि पिरामिडिन बेस है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, इसी तरह से ग्वानिन जो है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। यह है शारगाफ की अवधारणा। किसने बताया था, शारगाफ ने बताया था। ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो आपका दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड इधर से जा रहा है, ये स्ट्रैंड इधर से जा रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक ही श्रृंखला के किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर होता है। ये कहाँ से पता चल रहा है,
ये तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बता रहे हैं। अब आते हैं हम क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया किसके बारे में पढ़ा, बी डीएनए के जो पूरी की पूरी क्वालिटी है, फीचर्स है बी डीएनए का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं जरा सा हम देखते हैं कि ये आपका विकृतीकरण क्या होता है और आकृतिकरण क्या होता है बच्चों। इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन कहा जाता है, और ये है आपका रीनेचुरेशन। कहना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि जब हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में डीएनए को रखा जाता है तो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, जो चेन होती है वो खुल जाती है, और नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, खुल जाते हैं आपस में। नाइट्रोजनस बेसेस की ये बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये बिखर जाते हैं। इसी को कहा जाता है डीनेचुरेशन कहा जाता है, विकृतीकरण कहा जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर को हटा लिया जाता है, यानी टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, तो ये वापस से अपनी पुरानी स्थिति में क्या होता है, वापस आता है। इसी को कहा जाता है आकृतिकरण या रीआकृतिकरण आप कह सकते हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन वाला वर्ड ठीक नहीं है, रेप्लिकेशन करने की क्वालिटी होती है। यानी डीएनए अपने जैसा डीएनए बना सकता है, ठीक है। अगर एक चेन उसका उपलब्ध है, एक चेन प्रेजेंट है, एक स्ट्रैंड है बना हुआ है, तो उसको देख करके दूसरा स्ट्रैंड भी क्या हो सकता है, बन सकता है। इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है बच्चों, रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब ये जो है आपका, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए में क्या कुछ ऐसा होता है जो कि दोनों में अलग अलग होता है, दोनों सेल्स में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये है इधर वाला जो है आपका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसके बारे में ये जो हम बाएं तरफ पढ़ेंगे ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और इधर वाले जो हैं आपके ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। क्या है, एक मिनट, यूकैरियोटिक सेल्स हैं आपके, ठीक। अच्छा, आइए क्या लिखा हुआ है, यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। सो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। वाई साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो होती है कंपैरिजन, यानी जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, कम होते हैं। यूकैरियोट में ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि जो इनकी बनावट होती है, इनकी जो संरचना होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता। प्रोकैरियोट के सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए अणु जो होता है वो सर्कुलर होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डीएनए जो है यूकैरियोट्स में भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। और क्या कह रहा है, यह केवल कुछ प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं। सारे के सारे प्रोटीन के लिए डीएनए कोड नहीं करते हैं, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स के लिए डीएनए क्या करता है, कोडिंग करता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे प्रोटीन्स ही हमारे ट्रेड्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए क्या है, एक आपका क्या है, कॉइल्ड गुणसूत्र क्या करता है, बनाता है। डीएनए एक कॉइल्ड गुणसूत्र बनाता है, ये आपका न्यूक्लियोसोम का जो बेसिकली है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। डीएनए के कुछ छोटे वृत्ताकार खंड भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। अब देखो, एक्चुअली इस प्लाज्मिड को स्यूडो डीएनए कहा जा सकता है। इस प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, स्यूडो डीएनए कहा जाता है बच्चों। डीएनए की ही तरह होता है, बेसिकली इसकी क्वालिटी डीएनए की ही तरह होती है प्लाज्मिड की, और ये आपके कुछ बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ई कोलाई का एग्जांपल जो हमने लिया था, तो ई कोलाई में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, जो ई कोलाई में
प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है रेप्लिकेशन करने की और जो क्वालिटी होती है वो किसकी तरह होती है, डीएनए की ही तरह होती है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट होते, यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। अच्छा, इसमें इंट्रॉन्स क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एक्सॉन और इंट्रॉन्स किस तरह से बनेंगे हम आगे देखेंगे। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, गैप्स नहीं बनते हैं, ठीक है। केवल और केवल क्या बनेंगे, आपका एक्टिव डीएनए ही बनता है, ठीक है। इसमें और क्या है, इसमें जो आपका एडेनिन थाइमिन का जो पेयर है ये थोड़ा सा क्या होता है, अधिक पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन का पेयर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में अधिक पाया जाता है। अब इस तरफ क्या है, यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया है। या केंद्रक के अंदर यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। डीएनए की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो यूकैरियोट्स में डीएनए होता है कैसा है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है बच्चों, लीनियर होता है, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स दोनों में ही डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अनेक प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं उन सभी के लिए ये क्या करेगा, कोडिंग करेगा। कौन करेगा, डीएनए करेगा। अच्छा, केंद्र के न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, कोशिका तंतु विभाजन के समय संघनित होकर के हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है। धागे जैसा बिल्कुल पड़ा रहता है न्यूक्लियस में। और जब आपका सेल डिवीजन आता है, सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होता है, आपके कंडेंस्ड होकर के क्या होता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। यूकैरियोट्स में क्या नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्सॉन एवं इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन एवं इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपके प्रोकैरियोट्स में एडेनिन थाइमिन ज़्यादा देखा जाता है, इसमें क्या है, गुआनिन साइटोसिन क्या होते हैं, अधिक देखे गए हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसकी, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि जो डीएनए है हमारा वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। अगर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना हुआ है तब तो लंबाई में बहुत ज़्यादा होगा ये। तो हमारे सेल के अंदर हमारा जो शरीर है 5 फुट 1 इंच 5 फुट 2 इंच जितना भी हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट 6 इंच और किसी किसी की 7 इंच जा रही है, इससे काफ़ी बड़ा होता है डीएनए। लेकिन हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस, एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। तो ये कैसे, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, वही है आपका क्या, डीएनए की पैकेजिंग। बेसिकली डीएनए को इतना क्या कर दिया गया है, कुंडलीकृत कर दिया गया, इतना क्वाइल्ड कर दिया गया है, और क्वाइल्ड करके क्या हो जाता है, ये छोटा हो गया है और हमारे न्यूक्लियस में जा कर के इसको रख दिया गया है। नेचर ने रखा है, हमने नहीं किया है ये, ठीक है। नेचुरली इस तरह से इसकी बनावट है। तो अगर आपको याद हो बच्चों, न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो डीएनए है, डीएनए और एक प्रोटीन होती है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। यही न्यूक्लियोसोम क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के क्रोमैटिन बनाता है, धागा बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन। और धागा किसका, यही तुम्हारे डीएनए और हिस्टोन का धागा बनाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। यही क्रोमैटिन डीएनए में क्वाइल्ड होकर के, बिल्कुल मुड़ा एकदम उलझा हुआ होकर के पड़ा रहता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होता है, बहुत ऐसे कंडेंस्ड हो जाता है, बहुत डार्क सा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये तुम्हारे क्रोमोसोम की तरह दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है,
क्रोमोसोम की तरह दिखने लगता है। ये जो एक्स शेप में, वाई शेप में इस तरह से दिखता है, ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। हमारा न्यूक्लियोसोम क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है किसकी, क्रोमैटिन की। किसकी इकाई है बच्चों, क्रोमैटिन की होती है। अब ये जो हमारा क्रोमैटिन होता है ना, इसमें दो तरह के धागे दिखाई देते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। बेसिकली यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली अरेंज्ड होता है, और जब इसको क्या किया जाता है कि क्रोमेटोग्राफी की जाती है, मतलब कलर किया जाता है, तो ये हल्का रंग का दिखता है। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, और जब इसको स्ट्रेन किया जाता है, कलर किया जाता है इसको, तो ये गहरे रंग का दिखाई देता है। अच्छा, अब आते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है आपका, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए किस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन, जो एक बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, 4 प्रकार के। H2A, H2B, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4। ये 4 प्रकार के आपके क्या हैं, प्रोटीन हैं, और इन सभी के 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2-2 मॉलिक्यूल्स इनके होते हैं। यानी H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल, H4 का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, एक बॉल जैसा, मतलब मोती जैसा क्या करते हैं, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, ये है आपका हिस्टोन के चारों मॉलिक्यूल्स, ये डबल्ड हो जाते हैं। जब डबल्ड हो जाते हैं तो ये एक संरचना बनाते हैं जिसको ऑक्टामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्टामर कहा जाता है इनको। ठीक है, अब इसी ऑक्टामर पर यानी हिस्टोन प्रोटीन पर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी जो हमारा डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये धागे के समान इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है, बंधा हुआ होता है। क्या कर लेता है इसको, इस तरह से धागे की तरह इसको क्या कर लेता है, इसके चारों तरफ बंध जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है आपकी, ये क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये क्या करता है, इस पर बिल्कुल क्वाइल्ड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, एक और प्रोटीन होती है, H1 प्रोटीन होती है, जो कि हिस्टोन 1 प्रोटीन है आपकी। एक्चुअली ये आपके बीट्स बनाने में, ये इसमें रोल प्ले नहीं करती है, ये डीएनए को हेल्प करती है आपके इससे बांधने के लिए। किस में हेल्प करती है, इस डीएनए को हेल्प करती है इस हिस्टोन से बांधने के लिए, इसीलिए इसको लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंकर प्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो डीएनए हिस्टोन से जुड़ता है उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। और इस तरह से आपके सेल में बहुत सारे इस तरह से धागे होंगे, और इस धागे पर बहुत सारे इस तरह से मोतियों के समान डीएनए क्या होगा, प्रोटीन दिखता रहेगा। ठीक है, और यही क्या होगा, आगे चल करके धागे के रूप में कंडेंस्ड हो जाएगा, और जब सेल डिवीजन होगा तो बहुत क्वाइल्ड और डेंस दिखाई देगा, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये है आपका, इस तरह से डीएनए क्या रहता है, आपके न्यूक्लियस में डीएनए धागे के समान क्या रहता है, पड़ा रहता है। दिस इज योर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की क्या है, पैकेजिंग है। ठीक, आगे क्या है, अच्छा ये एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, बहुत सारे क्या हैं आपके डीएनए के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसके साथ में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। ठीक है, अब ये जो है, ये देखो, ये धागा, ये किसका धागा है, डीएनए का धागा है। ये क्या है, धागा जो दिखाई दे रहा है, डीएनए है आपका। ठीक है, और ये गोला गोला क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। इसी हिस्टोन प्रोटीन पर चारों तरफ क्या लगे हुए हैं आपके, डीएनए लगा हुआ है। ठीक है, ये डीएनए क्या होगा फिर आपका, जब इसको हम और खोलते हैं और अनकॉइल करते हैं, तो खोल करके देखते हैं तो हमको इस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाई देता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसने दिया था, आपके वाटसन और क्रिक ने दिया था। इससे पहले कौन दिया था, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, डीएनए की पैकेजिंग हमने देख ली, न्यूक्लियोसोम क्या होता है देख लिया, क्रोमैटिन कैसे बन रहा है ये हमने देख लिया, अल्टीमेटली क्रोमोसोम क्या होता है वो हमने देख लिया हुआ है।
जो कि क्या बता रहा है, न्यूक्लियोसोम को स्टडी करने के पीछे रीज़न ये था कि हम देखना चाहते थे कि इतना बड़ा जो डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल है तो छोटे से सेल में कैसे आ रहा है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा जा रहा है। तो वो है आपका डीएनए की पैकेजिंग। और मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इतना ही है। हाँ ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है बच्चों। हमने क्या देख लिया हुआ है, अब हम पूरा सब कुछ देख चुके हैं और ये भी हमें पता चल चुका है कि बेसिकली हमारा जो हीरो मटेरियल है डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब हम क्या देखेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है और रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और वही प्रोटीन क्या कर रहा है, आपकी जो बॉडी होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, हर एक ट्रेट्स को रिस्पॉन्सिबल मतलब हर एक ट्रेट्स के लिए के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोटीन होता है। तो रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है रिवाइज करते रहिए सब लोग, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।